तो वॉल क्लॉक भी इम्पैक्ट करती होगी, तो वॉल क्लॉक कैसी लगानी चाहिए? तो जिनका बिजनेस होता है उनको तरह तरह के लोगों के साथ डील करना है, तो वो रोमन वॉच डाल लें तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। हुआ बनाया हुआ है काल सर्प दोष को भी, पितृ दोष को भी। जबकि आप देखोगे जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो बहुत हाइट पे जाते हैं। काल सर्प दोष है क्या? काल सर्प दोष हो गया या पितृ दोष हो गया, इनकी कभी पूजा नहीं करवानी चाहिए। कर्मा में हुआ तो प्रधानमंत्री बन सकता है एक चाय वाला, तो फिर वास्तु क्यों करवाऊं? कर्मा में होगा तो टॉपिक को वास्तु की तरफ घुमा दिया है। तो यहाँ तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है वास्तु पे। वास्तु शास्त्र का क्या इंपैक्ट हो सकता है आपकी जिंदगी में? अगर आपकी जिंदगी में वास्तु खराब है, आपके घर का वास्तु खराब है, तो घर को बदल दें, तोड़ फोड़ करें, कितनी ना करें। अगर आपको ये जानना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपकी घड़ी हो या मोबाइल का वॉलपेपर हो, ये सभी बहुत सारी कहानियां कहते हैं, और इन सभी कहानियों से हम क्या फिगर आउट करें, इस पॉडकास्ट को अंत तक देखें। आपके जीवन के कई सारे रहस्य आपको पता चलेंगे, आपके जीवन के कई सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। एंड मैं वादा करता हूं एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट यू विल बी फीलिंग ब्लेस्ड कि आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने ये पॉडकास्ट भेजा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मैम अमृत कौर धवन, जो कि लुधियाना से हैं एंड बहुत ही बड़ी वास्तु स्पेशलिस्ट है। पिछले 25 सालों से एस्ट्रोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम सभी के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, वेलकम टू द स्टूडियो। कैसे चल रहा है आपका सब कुछ? बस बढ़िया, ईश्वर की कृपा है। हाउ वंडरफुल। पहले तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सच में वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब काम करता है? क्योंकि मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था कि एक रिक्शा वाला है, उसका वास्तु ठीक कर दिया तो क्या वो रातों रात अरबपति हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि अरबपति हो जाएगा या वास्तु। जो आप कर्मा करके आए हो उस हिसाब से ही आपको मिलेगा। अगर आपके कर्माज में है कि आप अरबपति बन सकते हो, अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, बिल्कुल, तो ऐसे ही ये चीजें काम करती है। और आपने पूछा कि वास्तु कितना % काम करता है, तो मेरे बिहाफ में अगर मैं अपनी लाइफ के चेंजेस देखूं तो 100 नहीं 1001% काम करता है। नहीं, बट जैसे कर्मा में हुआ तो प्रधानमंत्री बन सकता है एक चाय वाला, तो फिर वास्तु क्यों करवाऊं? कर्मा में होगा तो? क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। तो जब आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही आपका भाग्य बनता है। उसके लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। फल देना ईश्वर की इच्छा है, लेकिन अगर आप वो पुरुषार्थ ही नहीं करोगे, अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो आप कितनी भी कोशिश करी जाओ, वो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी या कहीं ना कहीं उसमें रुकावट होगी। लेकिन जितनी भी ये रेमेडीज हैं, चाहे लाल किताब कह लो, वास्तु कह लो, न्यूमरोलॉजी कह लो, कुछ भी है, ये सारे क्या करते हैं कि आपकी जो भाग्य की नाली में रोड़े अटके हुए हैं ना, उन रोड़ों को साइड पे कर देता है और आपका जो फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है। मतलब दोस्तों, अगर आपके घर तक पाइपलाइन बिछी हुई है तो पानी आने को तैयार है, बट उस पाइपलाइन में अगर पत्थर, बोल्डर, कंकर कुछ पड़े हुए हैं तो उनको हटाती है ये विद्याएं अमृत कौर मैम के हिसाब से। एंड इनफैक्ट मैं भी एनर्जी साइंस में बहुत बिलीव करता हूँ। प्राणिक हीलिंग वगैरह करते हैं और बहुत सारी NLP बेस्ड हीलिंग्स हम करते हैं, एंड लिटरली इट रियली इम्पैक्ट्स पीपल। सो मैम, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, बड़ा नया सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बहुत बात करते हैं, रिस्ट वॉच। अभी मुझे ये बताइए, मेरे जैसा इंसान घड़ी नहीं पहनता है ना, अब घड़ी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? पहली तो ये थॉट। सबसे पहली बात है कि घड़ी जरूर पहननी चाहिए। आप देखोगे पुराने जो लोग थे वो घड़ी पहन के रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं था और वो इतने पंचुअल होते थे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। एक बंदा काम करता था, पूरी फैमिली बैठ के खाती थी। आज पूरी फैमिली काम करती है, फिर भी रोते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये घड़ी नहीं होने से है? ये घड़ी नहीं होने से है। घड़ी का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे? एक्चुअली क्या घड़ी है क्या? हम तो घड़ी को सिर्फ एक मतलब ऑर्नामेंट समझ लो, या मतलब एक टूल है कि समय बता रही है, लेकिन हमारी लाइफ कैसे चल रही है? समय से चल रही है। हम कोई भी इंसान अगर ग्रो करता है तो हम बोलते हैं उसका समय अच्छा था। कोई अगर बिल्कुल डाउन चलेगा हम कहते हैं उसका वक्त बहुत बुरा चल रहा था। लेकिन वो जो वक्त है वो है क्या? जी, हमारी घड़ी है ना, उसमें जो घड़ी जैसी चलेगी हमारा वक्त वैसा चलेगा। नहीं, बट मोबाइल में भी तो घड़ी चल रही है। हाँ, यही चीज है ना। आपने कहा कि मैं घड़ी नहीं पहनता, तो क्या मेरा वक्त सही नहीं है? तो मोबाइल में घड़ी है, लेकिन जो मोबाइल की घड़ी है और जो हम कलाई पे घड़ी डालते हैं
उन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो मोबाइल है वो रहता तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसकी जो एनर्जी हम 24 घंटे तो पकड़ के नहीं रखते, और ये है पल्स पे। एक पुराने ज़माने में वैद्य हकीम जो होता था वो सिर्फ हमारी नब्ज पकड़ के ये बता देता था कि कौन सी बीमारी है, क्योंकि सारी हमारे ब्रेन से निकलती हैं। करेक्ट। ठीक है ना। तो जब हमारी कलाई पे घड़ी बांधती है तो घड़ी क्या है, हमने कपड़े डाले, ऑर्नामेंट्स डाले, तो उनमें कोई जान नहीं है। कलर थेरेपी है कि इस कलर के कपड़े पहने तो वो काम करेंगे, लेकिन घड़ी के अंदर जो सेल है, बैटरी, वो कंटिन्यूस चलती है। ओके। तो सुई जैसे जैसे चलती है वो हमारी पल्स के साथ उसका कनेक्शन होता है और वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जैसी हमारी घड़ी होती है, तो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है, तो हमारी लाइफ में चीजें भी वैसी होती हैं। तो आपके हिसाब से कैसी घड़ी सबसे अति उत्तम होगी मेरे जैसे इंसान के लिए? ये तो अगर आप अपने लिए थेरेपी पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि हर किसी के लिए एक ही घड़ी हो। घड़ी को लेने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मतलब उसके अकॉर्डिंग लेते हो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी का देखना पड़ता है, तो मतलब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हो। और सिर्फ ये नहीं कि एक घड़ी डाल ली और हमारी लाइफ चेंज होती है, उसके लिए वॉल क्लॉक का भी सही होना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पे भी समय, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, मोबाइल में वॉलपेपर कैसा होना चाहिए, वो क्यों है, क्योंकि उसमें भी घड़ी है। तो घड़ी जिस भी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाती है उसकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन में इसका क्या बहुत बड़ा योगदान है? मतलब आप कहना चाहते हैं कि किसी के पास अगर घड़ी उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से है तो उसकी ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी? हाँ, उसकी ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी। और मेरे पास एक नहीं, हज़ारों ऐसे टेस्टिमोनियल हैं, मेरे उस पर रिव्यूज़ हैं कि लोगों की लाइफ कैसे चेंज होती है। किसी की एक दिन में भी होती है। वैसे मैं 3 महीने का टाइम लेती हूँ कि वास्तु चाहे आपका मोबाइल नंबर है, मैं 3 महीने का टाइम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग इनपेशेंस होते हैं। आज डाली वो देखी जाएंगे भाई, ये वो काम हो जाता है कि आपने बीज डाला और आप कहते हो कि जल्दी से वो पौधा कब बनेगा, फूल कब देगा, फल कब देगा। तो घड़ी डाली, आप भूल जाओ। आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ग्रोथ में, सक्सेस में, हर चीज़ में फ़र्क दिखता है। ओके। और 101% है। तो आप जैसे सजेस्ट करते हो किसी को भी घड़ी, एक जनरल हमारी ऑडियंस के लिए मैं चाहूँगा आप बताएं कि किस किस तरह की घड़ी नहीं पहननी चाहिए लोगों को? किस किस तरह की घड़ी नहीं पहने, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मोस्टली लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ही ये है कि उनके जो घड़ी होगी उसमें नंबर नहीं होंगे। तो कभी भी विदाउट नंबर वाली घड़ी नहीं डालनी चाहिए। किसी की बिल्कुल प्लेन होती है, किसी में डैश है, डॉट है, वो आपका मैनिफेस्टेशन ही नहीं होने देती। घड़ी तो आपने डाल ली, घड़ी का साइज भी डिपेंड करता है कैसा साइज हो। अब जब उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, फिर उसमें क्रिस क्रॉस वगैरह है या काफ़ी सारी शेप्स बनी होती हैं या ऊट पटांग शेप की घड़ियां हैं, तो गोल ही पहननी चाहिए आपके? नहीं, ऐसा नहीं है गोल। ये रिक्वायरमेंट है, आपका काम कैसा है। अगर आप मोटे हो और आपने गोल घड़ी पहन ली तो और मोटे हो जाओगे। अच्छा। अगर आप पहले से ही इमोशनल हो, आपने गोल घड़ी पहन ली और इमोशनल हो जाओगे। तो हर किसी के लिए गोल घड़ी भी अच्छी नहीं होती। किसी को हम स्क्वायर बोलते हैं, किसी को हेक्सागोनल बोलते हैं, किसी को हम ये हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। तो अलग अलग काफ़ी सारी मतलब 20-25 तक की हैं शेप्स जो अलग अलग टाइप के रिजल्ट देती हैं। तो रिक्वायरमेंट है कि किसका काम कैसा है, हमें पहले काम भी पूछना पड़ता है, डिज़ायर पूछनी पड़ती है। तो जैसे इंसान की डिज़ायर होगी, एक इंसान का काम है कि वो मतलब सिटिंग वाला है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, और किसी का है भाग दौड़ करने वाला जी। अब भाग दौड़ करने वाले को अगर हमने हॉरिजेंटल डलवा दी तो वो काम ही नहीं करेगा, लेथार्जिक हो जाएगा। और काम उसका हुआ कोई सॉफ्टवेयर का, तो उसके काम में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो उठ के भाग नहीं, मतलब उसको बैठना ही बैठना है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी शेप देनी है। वाओ, इंटरेस्टिंग। दोस्तों, घड़ी से इतनी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि घड़ी गोल पहन ली तो आप और ज़्यादा मोटे हो सकते हो, और अगर आपने घड़ी रेक्टेंगल पहन ली तो कहीं ना कहीं आपका काम में मन थोड़ा कम लगने लग सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी। और आप में से कोई भी आदमी
इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करना चाहे तो अमृत कौर मैम से कनेक्ट कर सकता है। इस वीडियो के नीचे मैं उनका सारा डिटेल दूंगा, बिकॉज आई नो आप में से कई लोगों की जिंदगी में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी। अब मुझे ये बताइए मैम, बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो वो भी क्या घड़ी को इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल। कैसे? सीरियल ही था महाभारत, जिसमें स्टार्टिंग में ही आता, अभी वाला महाभारत नहीं जो पुराना था, मैं समय हूँ, तो उसने भी यही कहा। तो समय है क्या? समय एक्चुअल में शनि का होता है। अच्छा। जो घड़ी होती है वो सूर्य की होती है, मतलब इसमें सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। ओके। क्योंकि इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का चार्ट लेती हूँ ना, कि मेरे को देखना है कि उसका कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, उसको किस शेप की देनी है। अब समय हो गया शनि से रिलेटेड, और घड़ी होगी शनि से, और जो सूर्य है वो हो गया समय का, क्योंकि समय पे उगना और अस्त होना उसी का ही काम है। तो पंचुअलिटी है उसमें, तो सूर्य भी आ गया। राउंड शेप जो होती है वो बुध की होती है, तो उसमें मरकरी आ गया। अब घड़ी लग्जरी से रिलेटेड है तो वीनस आ गया, उसमें कई बार डायमंड होते हैं या कलर हैं, कौन सा कलर किस प्लेनेट का है, तो वो चीज़ आ जाती है। उसकी जो शेप्स आती है, जैसे स्क्वायर शेप होगी तो वो मंगल की है, मंगल नेक की है। अगर कोई ऊट पटांग शेप है तो वो मंगल बद की है। तो ये सारी चीज़ें पूरे प्लैनेट से ही रिलेटेड है। इसमें जो नंबर्स हैं वो न्यूमरोलॉजी के आ जाते हैं, उसमें भी सारे प्लैनेट्स ही आ जाते हैं। तो इसलिए आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर घड़ी डालते हो तो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आजकल तो स्मार्ट वॉच का जमाना है। हाँ, स्मार्ट वॉच का, क्योंकि स्मार्ट लोग हैं तो स्मार्ट वॉच ही डालेंगे। तो स्मार्ट वॉच डालें या ट्रेडिशनल घड़ियां डालें? डिपेंड ये भी करता है कि किसको कैसी डालनी चाहिए। अब बट मैंने सुना है कि स्मार्ट वॉच डालना मतलब इज नॉट दैट गुड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद डालती हूँ, मेरे बच्चों के पास हैं, काफ़ी लोगों को मैं सुजेस्ट भी करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप कहो कि आप किसी एज्ड पर्सन को स्मार्ट वॉच डलवा रहे हो तो उनके लिए बैड है, क्योंकि ये आपको मल्टी टैलेंटेड बनाती है स्मार्ट वॉच जो है। लेकिन अगर आपकी स्मार्ट वॉच कर्वी एज वाली होगी, जैसे एप्पल की वॉच है, स्क्वायर में होती है और उसके कर्वी एज होते हैं, तो वो शेप जो है वो प्रॉब्लम करती है। अच्छा, स्मार्ट वॉच नहीं प्रॉब्लम करती। अगर किसी ने भी एप्पल वॉच डाली होगी तो उसके देखना काम डिले होते हैं, काम डिले होंगे, और उसकी डेली चार्जिंग होती है, उसकी वजह से उनकी सेविंग कम होगी। और डेली के जो काम हैं उनको डेली डे टू डे जो भी काम कोई कर रहा है उस हिसाब से काम करना पड़ता है, कि आज काम किया उतना ही कमाया, उतनी ही इनकम है, उतना ही खर्चा हो जाता है, सेविंग नहीं कर पाते। और काम डिले इस वजह से होते हैं क्योंकि उसकी जो कर्वी शेप, बोलने में वो बहुत अच्छे होंगे, सॉफ्ट होंगे, लेकिन जो कर्वी शेप हो जाते हैं ना, जैसे एक हम चौरस्ता है उसको क्रॉस करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एकदम से मुड़ना है तो टाइम कम लगेगा, इस वजह से उसमें डिले होते हैं। तो जितने भी इस तरह की शेप वाली, जरूरी नहीं मैं कहती कि एप्पल की ही वॉच आपकी फिटबिट की है, जो भी जिसके राउंडेड एज आ गए वो आपका काम खराब करेंगे। अदरवाइज जो बच्चे हैं, टीन एज हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको ग्रो करना है, मल्टी टैलेंटेड बनना। उसमें जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप देखिए जीपीएस भी है, उसमें आपका ट्रैकिंग है, कहाँ पर आप कितने स्टेप चल रहे हैं, हार्ट रेट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जैसे उसमें है वैसे ही आप स्मार्ट बन जाते हो। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोगों का फोकस जो है ना वो काफ़ी जगह पे जाता है। अगर आपका एक ही गोल सेट है, उनके लिए स्मार्ट वॉच अच्छी नहीं है। तो बच्चों को ये है कि हर जगह पे ध्यान देना है, पेरेंट्स पे भी, पढ़ाई पे भी, गर्लफ्रेंड पे भी, बॉयफ्रेंड पे भी तो वो तो आजकल चलता है। तो यानी कि ये मल्टी टैलेंटेड बनाती है, तो बच्चों के लिए सही है। पैसों के लिए कौन सी वॉच सबसे, क्योंकि है ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे चाहिए, एंड एक जनरल ऐसा कुछ बताइए जिससे कि एटलीस्ट क्योंकि हर आदमी शायद आपके पास नहीं आएगा, हर आदमी मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन कई लोग शायद इस पॉडकास्ट से ही एक छोटा डिसीजन अगर ले लें वो किसी चीज का और उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए, तो व्हाट कैन दैट बी? पैसों के लिए, पैसा आपको पता है वीनस से रिलेटेड है। तो वीनस क्या है? वीनस यानी कि शुक्र। अच्छा। तो शुक्र लग्जरी का देवता है। तो शुक्र आपको पैसा देता है, फैमिली देता है, लग्जरी देता है। तो उसका अगर हम स्टोन भी बताते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट है जरकन, नहीं तो डायमंड। अगर आपको पैसा चाहिए तो डायमंड वाली वॉच डाल लो। ये देखिए मैंने भी डाल रखी है। असली डायमंड सब लोग नहीं ले पाएंगे तो नहीं,
घड़ी में ओरिजिनल डायमंड नहीं चाहिए, जो स्टड वाली नहीं आती, अच्छा। नॉर्मल स्टड। अब इसमें कोई ओरिजिनल डायमंड नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे इसमें स्टोन्स हैं तो बट इसमें जैसे आपके इसमें फुल नंबर्स नहीं है, ये रोमन नंबर्स हैं। हाँ, इसका भी अलग अलग है। अगर आपको स्ट्रेंजर से मिलना है, मतलब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में नए नए लोग आए, कुछ लोग हैं कि किसी से बात नहीं कर पाते खुल के, या घर से बाहर नहीं जा पाते, या कोई अनजान आदमी आ गया तो डर जाएंगे। तो जो लोग भी रोमन वॉच डालते हैं, या मैं जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको जॉब वाले हैं तो उनको तो उतना ही उनका एरिया है, तो जिनका बिजनेस होता है उनको तरह तरह के लोगों के साथ डील करना है, तो वो रोमन वॉच डाल लें तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। वाओ, तो बिजनेसमैन को रोमन अक्षरों की वॉच डालनी चाहिए। उनकी लाइफ में वैसे वैसे लोग, स्ट्रेंजर्स मतलब परदेसी, परभाषी, तो जिनको फॉरेन जाना है उनको भी हम रोमन वॉच ही डलवाते हैं। क्योंकि परदेसी परभाषी जो लोग हैं वो आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब से मैंने भी रोमन वॉच डाली है तो मेरी आउटिंग इतनी ज़्यादा रहनी शुरू हो गई है, नए नए लोगों से मिलना। ये तो चलो पहले भी था, लेकिन अभी मेरा ऐसे हो जाता है जैसे मतलब महाराष्ट्र जाऊं तो वहाँ मराठी है, कर्नाटक जाती हूँ तो मतलब इतनी लैंग्वेज मेरे को खुद समझ नहीं आती कि मैं उनकी लैंग्वेज समझूं कैसे। तो ये चीज़ होती है। और फॉरेन के ट्रैवल तो मेरे चलते ही रहते हैं। तो किसी को भी अगर आप चाहते हो कि कोई फॉरेन ट्रैवल करे तो उनको भी आप ऐसी घड़ी और कोई चाहता है कि ज्यादा ट्रैवल ना करे, एक ही जगह बैठे शांत रहे, मेडिटेशन करे, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? फिर वो बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर की वॉच डाल ले। अच्छा। बिल्कुल प्लेन वॉच जो होगी ना, वो आपको किसी के साथ ज्यादा मिलना जुलना, ऐसा बंदा बिल्कुल चुप रहेगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ मेडिटेशन वगैरह करना है तो उसके लिए पर्पल कलर। इतनी चीजें ध्यान कैसे रखेंगे एक साधारण आदमी? आपका तो ये प्रोफेशन है, लेकिन हर आदमी, क्योंकि देखिए अभी आपने कहा कि विदेश जाना है, हर महीने कोई अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। 2 महीने ऐसा हो सकता है कि एक जगह बैठना हो आदमी को, 4 महीने ऐसा हो सकता है कि उसे भागना हो। तो क्या वो अलग अलग घड़ियां रखें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 घड़ियां रख सकते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा घड़ियां रखोगे उतना उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। रख तो सकते हो, अभी मेरे पास है 30-35 घड़ियां हैं, लेकिन मैं मैनेज करके रखती हूँ। डेली उनको देखती हूँ कि कोई आगे तो नहीं चली गई, कोई पीछे तो नहीं रह गई, या किसी के सेल तो नहीं वीक हो गए। जो चार्जिंग वाली है उनको चार्ज करके रखना है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ज़्यादा घड़ियाँ लो, नहीं तो 2 से 3 तो ले सकते हो। अब जैसे बंद घड़ी हो तो क्या करना चाहिए? अरे बंद घड़ी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? बंद घड़ी का मतलब आपका समय रुक गया ना। ऐसे कैसे? मतलब घड़ी में सेल है, मान लो मेरे, अब कई ऐसी घड़ियां हैं घरों में पड़ी रहती हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं। अब वो कहीं किसी ड्रॉर में पड़ी है, वो कहीं और कहीं पड़ी है, दीवार पे भी लगी है, तो मान लो पुराने घर में लगी हुई है, पुश्तैनी घर में लगी हुई है, वहाँ हम साल में एक बार जाते हैं, तो घड़ियां हो जाती है बंद। कोई चाबी वाली घड़ी है पुरानी, मेरी एक बहुत पुरानी हमारी मम्मी के टाइम की शादी की घड़ी है, अब वो चाबी वाली घड़ी है। हम उस घर में कभी 3 महीने में एक बार जाते हैं, कभी 6 महीने में एक बार जाते हैं, तो वो बंद पड़ी रहती है तब तक। जब घड़ी बंद होती है ना, एक्चुअली क्या है कि घड़ी बंद होने का मतलब है कि आपका समय रुक गया। समय है ना, समय बता रही है, कंटिन्यूस चल रही है। तो जब वो समय रुक जाता है और बंद घड़ी हो जाती है राहु की। लाल किताब में घड़ी को बुध और राहु मानते हैं, ठीक है। तो जब वो बंद हो गई तो आपका जो राहु है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा। राहु से सारी दुनिया डरती है, लेकिन राहु एक ऐसा प्लेनेट है, अगर ये अच्छा है तो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। अगर बुरा है तो आपको इतना स्ट्रगल करवा देगा, इतना करवा देगा कि आप ये सोचोगे कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। मतलब बंद घड़ी हो गई तो राहु खराब होगा, उसकी वजह से आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। मेन है कि आपका जो चलता काम है ना, वो धीरे धीरे ऐसे बंद होने लगेगा कि बंदे को लगता है कि मेरा किसी ने काम बांध दिया है। मतलब डाउनफॉल आना शुरू होता है, क्योंकि घड़ी फ्लो है ना, कंटिन्यूस चलने वाली चीज़ है। तो वो फ्लो में बाधा आएगी तो उनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। उनके घर की जो टॉयलेट सीट है या सीवरेज पाइप है उनमें ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी। फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स की दिक्कत, ये सारी धीरे धीरे फैमिली में आनी शुरू हो जाती हैं। ओके।
हेल्थ इश्यूज देती हैं। तो जैसे अब घर में 5-6 मेंबर्स हैं तो वॉल क्लॉक भी इम्पैक्ट करती होगी, तो हाँ। वॉल क्लॉक कैसी लगानी चाहिए? वॉल क्लॉक ऐसा होता है कि बेडरूम में कैसी होनी चाहिए, किचन में कैसी हो, डाइनिंग में कैसी हो, ड्राइंग रूम में कैसी हो, हर जगह जैसे की एक पर्टिकुलर जो मतलब सबके लिए बेस्ट हो सकती हो। सबके लिए बेस्ट फिर आपको ड्राइंग रूम में लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेडरूम जो होता है वो आपका पर्सनल स्पेस है। तो वहां पर जो घड़ी लगती है वो हम अलग रेकमेंड करते हैं, जिस हिसाब की उनकी एज होती है, एज के हिसाब से हम कलर बताते हैं या कुछ भी है। तो अगर बेस्ट घड़ी ड्राइंग रूम के लिए, यानी कि आप पूरी फैमिली के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो राउंड शेप की लगाओ, क्योंकि राउंड शेप में काफ़ी ऐसी चीज़ें, मतलब ये इसमें मत सोचना कि सब मोटे हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे लगाएगा वो उसकी बॉडी पे असर करेगा। और जो आपने वॉल क्लॉक लगाई वो राउंड शेप की लगाओ और उसमें फुल नंबर्स हों। कोई भी इस तरह के अननेसेसरी डिज़ाइन, कोई तोता हो गया, कोई मतलब पीकॉक हो गया, इस तरह का बहुत सारी वॉचेस आती है जिसमें उल्टी पुल्टी सारी चीज़ें होती हैं, या शो वाली इतनी बड़ी बड़ी घड़ियां होती हैं और उसमें ये है ग्लास नहीं है, किसी में कोई ट्रांसपेरेंट है, किसी के बैक पे नहीं स्पेस दी हुई। तो कभी भी जो कहते हैं ना कि आजकल इंटीरियर वाले ही ऐसी घड़ियां सुजेस्ट करते हैं कि ये वॉल पे आपकी ऐसी नहीं जचेगी, तो उनके चक्कर में मत पड़ो। सिंपल सी घड़ी हो जिसमें आपको क्लैरिटी से सब दिखता हो, सारे नंबर्स हो, सुइयां जो हैं वो टिक टिक करने की आवाज ना आती हो, स्मूथ सी घड़ी हो, ऐसी लगाए। दोस्तों देखिए, एक घड़ी के बारे में अभी तो हमने चर्चा की, और एक घड़ी के बारे में कितनी सारी चीजें हैं जो कि हम सभी को पता हो सकती है और होनी चाहिए। अगर इनमें से 2-3 चीजें अगर मैं पकड़ूं तो बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज मैं अगर पकड़ूं तो घड़ी आप कहते हो कि पहनो, बस मेरे जैसा इंसान पहनता नहीं। अच्छा, घड़ी नहीं पहनने के क्या इम्पैक्ट होते हैं? अगर घड़ी इंसान नहीं पहनता ना तो वो पंक्चुअल नहीं हो पाता। सबसे क्या बात पहली कर रहे हो? मैं तो बहुत पंक्चुअल रहता हूँ। नहीं, आप आज भी लेट आए। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो जानबूझ के लेट आया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सिस्टम सेटअप होने में 10 मिनट लगने वाले हैं। नहीं, कहीं ना कहीं बंदा टाइम को मैनेज करने की कोशिश में लगा रहता है, वो टाइम को मैनेज कर नहीं पाता, उसको प्रॉब्लम आती है। जो इंसान घड़ी डाल के रखता है ना, वो अपने समय को साथ लेकर चलता है, वो पंक्चुअल हो जाएगा। मैंने तो देखा है अक्सर अधिकांश लोग जिनके हाथों में घड़ी है वो मेरे से 1000 गुना ज्यादा लेट आते हैं। उनकी घड़ी नहीं अच्छी होती ना, उसमें नंबर्स नहीं होंगे, उनमें डैश या डॉट होगा या बिल्कुल प्लेन होगी, केयरलेस होंगे, ऐसी घड़ी होती है। अधिकांश महिलाओं को मैंने देखा है घड़ी बांधो तो भी आधा घंटा लेट। नहीं, उनको मेकअप करना होता है। हाँ, तो यही तो मैं लेकिन घर में वो पंक्चुअल होंगे कि इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे। ये तो मैं बड़ा मुझे ऐसे लगता है। अच्छा हाँ, घड़ी नहीं होती और क्या बताओ? चलो, घड़ी नहीं होती तो इंसान यही कि अपने समय को साथ लेकर नहीं चलता, उसकी जो किस्मत है ना वो कहीं ना कहीं, मैंने जैसे बताया कि सारे प्लैनेट्स उससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। घड़ी नहीं होने से ग्रोथ? हाँ, घड़ी नहीं होने से। मैं तो कहता हूँ घड़ी नहीं, फ्रीडम नहीं होता। नहीं, आप देखिए आपके पेरेंट्स घड़ी लगाते थे तो उस टाइम में आपके घर के फैमिली मेंबर्स कितने काम करते थे और कितने परिवार को बहुत करते थे, लेकिन स्ट्रगल बहुत था। नहीं, जब तक मेरे फादर बहुत घड़ी लगाते थे तब तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, तो और जब से वो घड़ी नहीं लगाते तब से लाइफ बहुत स्मूथ है हम सबकी। अब देखो, जो लोग ब्लैक कलर की घड़ी डाल लेते हैं तो उनको लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। ब्लू कलर की घड़ी है, उनको स्ट्रगल कलर पे भी डिपेंड है ना कि कैसे कलर की वो घड़ी डालते थे, उनका स्ट्रैप कैसा था, साइज कैसा था। सबसे पहले तो हमें घड़ी का साइज देखना पड़ता है और किस हाथ में डाल रहे थे ये भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि घड़ी होने से, घड़ी तो ऐसे आप कहते हो कि आप घड़ी नहीं डालते, मोबाइल तो आप दो लेके घूम रहे हो, तो उसमें भी घड़ी है। तो ये घड़ी तो आप साथ लेके चल ही रहे हो ना, लेकिन जो हाथ पे लगाते हैं उसका इम्पैक्ट और ज्यादा। तो मोबाइल वाली घड़ी का क्या इम्पैक्ट रहता है? तो मोबाइल में घड़ी देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें वॉल क्लॉक की भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। तो ऐसे लोग हो जाते हैं कि जैसे इनको फिजिकली मिलना नहीं पसंद होता, ये कहेंगे कि कहीं जाके मिलने से अच्छा है फ़ोन पे बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे चैट कर लो, टेक्निकल हो जाते हैं। अगर उसमें भी डिपेंड है कि आपने 24 घंटे वाला फॉर्मेट लगाया है तो ऐसे बंदे रात को बहुत लेट सोते हैं, उनको दिन में लेट उठेंगे। और जो लोग 12 घंटे वाला लगा के रखते हैं
उनका जो टाइम का मैनेज है, मतलब सोने का टाइम है कि इतने बजे सो जाना है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मोबाइल से आप दूसरों के साथ कनेक्ट फ़ोन से ही होते हो। ग्रेट। अब एक बात बताइए, मोबाइल के वॉलपेपर में क्या जादू है? मोबाइल का ये तो मतलब इतनी इस पे मैंने रिसर्च कर ली है ना कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, उनका ऐसे बोल देती हूँ 1 मिनट अपना मोबाइल देना, तो उसमें वॉलपेपर देखती हूँ। तो उसमें ये मेरे ये तो मेरे बेटे का वॉलपेपर है, बेटे का फोटो है। ये आपके बेटे का फोटो है, हाँ तो कुछ बताऊँ इसमें? हाँ हाँ, बता दो, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा एक शंकर भगवान का वॉलपेपर है, और अगर मैं इस स्क्रीन को बंद करूँ तो मेरी वाइफ का फोटो है। हाँ, तो बता ये जो दीजिए। फोटो है, जो लोग भी अपनी फोटो या किसी की फोटो लगा के रखते हैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि कोई मेरी तारीफ करे या किसी अटेंशन। और की फोटो लगाई तो भी? हाँ, अटेंशन सीकर होते हैं ऐसे क्या बात लोग। है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है मेरी हाँ तारीफ। हाँ, तारीफ अच्छी लगती है, रिकॉग्निशन चाहते हैं, लेकिन उतना मिल नहीं पाता जितना वो डिजर्व करते हैं। अपनी लगाई होने से ज्यादा ये चीज होता है। दूसरा ये है कि वो बहुत नेचर लवर भी होते हैं, नेचर को प्यार करने वाले, उनमें इंसानियत ज्यादा होती है, क्योंकि इंसान की फोटो है ना। अब जैसे आप कह रहे हो शंकर भगवान की लगाई है, तो आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो जाओगे, आपको गुस्सा एकदम से आएगा, वैसे शांत रहोगे, जब देने पे आओगे तो दे ही जाओगे, ये भी नहीं सोचोगे कि क्या सही दे रहा हूँ क्या गलत दे रहा हूँ, मतलब अपनी टीम को कह लो या किसी को भी। लेकिन जब गुस्सा आ गया तो फिर आपके आगे कोई टिकता भी नहीं है। तो फिर कलर कौन सा है दिखाना उसमें और इसमें? हाँ हाँ, तो आप अगर मेडिटेशन करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली करते हो। टेक्निकली इन द सेंस कि कितने टाइम पे कितनी, जैसे ब्रीदिंग की कोई एक्सरसाइज है, कुछ भी उसमें है, वो कितनी करनी चाहिए उतनी ही करोगे। इसमें आप टाइम में पंचुअल हो, ठीक है। फिर एक और बात है कि आपकी सेंसेस बहुत काम करती हैं। सेंसेस मतलब इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप किसी के भी मन की बात पढ़ लेते हो, आने वाला टाइम आपको पहले से पता चलना शुरू हो जाता है। ये चीज है। हाउ वंडरफुल। नहीं, पहले बताइए ऐसा है? अब मुझे क्या पता, मैं तो नहीं, अपनी जिंदगी नहीं, जी रहा अभी हूँ, आई डोंट आपकी नो। लाइफ है, आपको पता होगा। अभी जैसे ये वाला वॉलपेपर है, तो आपका जो बच्चा है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी है, इसको गुस्सा आता है एकदम से। मैं और वो दोनों एक जैसे हैं। इसको गुस्सा एकदम से आता है। और आपकी फैमिली में किसी ना किसी को नीज से रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड भी दिक्कत होगी, पूरी फैमिली नहीं, में ये तो से। बुजुर्गों को हल्की फुल्की जो पाँव में दर्द होता नहीं है नहीं, वो होता है। इसमें जो चीज कट हो रही है, और एक और चीज है कि इसमें आपकी जो डिजायर है, आपके जो ड्रीम्स हैं, कहीं ना कहीं उनको फुलफिल होने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डिजायर कंप्लीट नहीं हो रही। मतलब मैं तो कहूँगा, अगर देखो मैम, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक ओपन डिस्कशन हो जाए ऑडियंस के सामने, है ना। हाँ। देखिए, हर आदमी की कोई ना कोई डिजायर तो इनकम्प्लीट ही होती है, और कई सारी डिजायर से जो बहुत आसानी से फुलफिल होती है। जैसे मेरी जिंदगी में इतनी सारी डिजायर इतनी आसानी से फुलफिल हो गई, जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं तो 2 बन गए, विदेशों में ट्रेनिंग करना है तो बैक टू बैक 2-3 साल बहुत ज़्यादा हो गए। फिर मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हिंदी में करनी है। फिर डिज़ायर था कि यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो वो बहुत जल्दी हो गए, और कभी स्लो भी हो जाते हैं वो। आप घड़ी डालनी शुरू करो, आपके फास्ट हो जाएंगे। नहीं, वॉलपेपर और घड़ी दोनों में पब्लिक से के क्या सामने अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ तो उसके पीछे का रीजन होगा ना, क्योंकि एक्चुअली ये मैंने अपनी लाइफ में पहले कोई भी चीज मैं करती हूँ ना, चाहे वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी मैंने सीखा है, तो पहले मैं खुद पे करती हूँ ट्राई जी। तो घड़ी आने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंज आए। कौन सी घड़ी पहनूं मैं? ऐसे ही पूछ लेता हूँ, या बाद में ऑफलाइन पैसे लेके बताएंगे मैम मेरे को? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कोई भी घड़ी पहन लो, आपको चलेगी। अच्छा, कोई भी पहन लूं, ठीक है। अच्छा, मोबाइल वॉलपेपर की बात करते हैं। मतलब मोबाइल वॉलपेपर लोग तो रैंडमली कुछ भी लगा लेते हैं, कभी कार का फोटो, कभी अच्छा लगा किसी फूल का फोटो। तो हाउ डज इट इम्पैक्ट द लाइफ, एंड क्या फिर प्लेन बैकग्राउंड लगाएं, या क्या सच में लगाना भी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? नहीं, लगाना चाहिए। जो भी आपकी डिजायर है, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हो ना कि एक विजन बोर्ड बनाओ, उस पे गाड़ी लगाओ, उस पे कुछ भी चाहिए वो लगाओ।
तो जो आपकी डिजायर है या जैसा आप बनना चाहते हो वैसा आप वॉलपेपर लगा लो। अभी कुछ लोग हैं, कई फीमेल्स हैं, वो उनको होता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता या मेरे हस्बैंड नहीं अट्रैक्ट होते या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो फ्लावर क्या होते हैं, अटेंशन सीकिंग वाले बनाते हैं, तो हम उनको फ्लावर लगवा देते हैं। कई लोगों को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो उनको हम ये ग्रीन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो लगवा देते हैं। जो पेड़ होता है वो नॉलेज का होता है, उसका जो स्टेम जितना मोटा होगा उतनी डेप्थ में उसकी नॉलेज होती है। तो एक बड़ा सा पेड़ लगवा देते हैं, लेकिन फुल होना चाहिए। वॉलपेपर कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो मतलब मैं ये नॉलेज के लिए इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं इस चीज़ को जान पाएंगे। जैसे आपका मैंने डिज़ायर का बताया, तो मोबाइल की स्क्रीन जो है वो अगर आपकी लेफ्ट साइड से कटी हुई है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा लाइफ में। अगर राइट साइड से कटी हुई है तो आपके ड्रीम्स कभी फुलफिल नहीं होंगे। अपर पार्ट से कटी हुई है तो आपके जो आइडियाज़ हैं आपको वो नहीं आ पाएंगे। लोअर से कट है तो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अभी आपके बेटे की फोटो लोअर से कट है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है जो चीज़ें हैं। तो कोई भी वॉलपेपर लगाओ उसको फुल लगाओ। अभी मेरे पास एक बंदा आया, वो किसी के सामने बोल नहीं पाता था और वो कहता हर कोई मेरे को डोमिनेट करता है। तो उसकी प्रॉब्लम थी। मैंने उसको कहा कि अब मैं इसको क्या लगवाऊँ, जितना वो बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे को भी लगा, फील हुआ कि ये किसी से बात ही नहीं, उसने मेरे साथ भी इतनी मुश्किल से बात की, तो मैंने उसको हनी बेजर लगवा दिया। अब हनी बेजर ऐसा है कि वो किसी से डरता ही नहीं है। शेर आ जाए, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, मगरमच्छ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना। उसने मेरे से बात की, कहता मैम आपने मेरी लाइफ बदल दी, मेरे को एक हफ्ते में पता चल गया। कहता अभी मेरे को सच में डर नहीं लगता, कोई भी आता है, नहीं तो वो घर से निकलते हुए भी डरता था। वो बात अलग है कि मैंने उनके साउथ ईस्ट में अनिल देवता पे एक रेड कलर का फ्लावर भी मतलब रखवा दिया था, तो वो भी इम्पेक्ट करता है कि उनकी, क्योंकि वहाँ पे ब्लू कलर था तो उस वजह से भी थोड़ा डर रहता है इंसान को। अब बातें वास्तु में आपने टॉपिक को वास्तु की तरफ घुमा दिया है। तो यहाँ तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस है वास्तु पे। अब जैसे आज है ना, लोग बिल्डिंग में बिल्डर के साथ जाते हैं और बिल्डर के साथ घर लेते हैं ना। अब बिल्डर के जितने भी घर हैं उनमें उनको वो पाइप्स वगैरह, होल वगैरह, फ्लैट्स हैं बहुत सारे, तो कई सारे कटे फटे टर्न्स होते हैं ना। कहीं से बालकनी निकाली है, कहीं से पाइप्स उनको उतारने हैं, कहीं पे एसी का वेंट देना है उनको, बिल्डिंग का मेंटेनेंस एरिया देना है, तो लिफ्ट वगैरह सब करके घर आड़े तिरछे ही रहते हैं मोस्टली। कोई भी चौरस घर तो है ही नहीं। तो फिर उनके वास्तु का कैसे इम्पैक्ट होगा? और किसी भी आप फ्लैट में चले जाओ, वो वास्तु के हिसाब से आपको 100% मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम भी रहती है। तो उनका सोल्यूशन भी है। अगर कोई वास्तु करवा लेता है तो हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं। कहीं पे मिरर लगवा देते हैं, जहाँ से कट है तो वहाँ मिरर लगा तो एक्सटेंड हो जाती है वो जगह। लेकिन ये देखना पड़ता है कि वो साउथ ना हो, ठीक है ना, या साउथ वेस्ट ना हो, वहाँ पे मिरर नहीं लगता है, साउथ ईस्ट में नहीं लगता। तो अगर वो कट है तो वो लगवा देते हैं, नहीं तो टेप आती है या पेंट आ गया, कहीं पे फ्लावर लगवा दिए, कहीं पे कोई पेंटिंग लगवा दी, तो उससे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। मतलब बिना तोड़ फोड़ के सिंपल रेमेडीज जो कम से कम खर्चे की होती है उससे बैलेंस हो जाता है। नहीं, बट पहले के घरों में होता था कि ब्रह्म जो आपका स्थान होता है घर का, बीचों बीच वाला सेंटर एरिया, वो बड़ा खुला होना चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए, उसके आसपास कोई टॉयलेट वगैरह ना हो, उसकी छत ऊपर की खुली होती थी। आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं उसमें? अब तो फ्लैट के ऊपर, एक और फ्लैट है, मेरे फ्लैट की एनर्जी काम कर रही है या ऊपर वाले के फ्लैट की एनर्जी काम कर रही है या नीचे वाले के फ्लैट की एनर्जी काम कर रही है? आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये पहले मुझे भी, क्योंकि मैंने पहले ट्रेडिशनल वास्तु 25 साल पहले, क्योंकि एडवांस वाला था नहीं, ये जो 16 जोन हो गए या 45 देवताज हो गए, ये पहले नहीं था। मतलब था लेकिन वो उतना कोई डेप्थ में जाता नहीं था। तो ट्रेडिशनल वास्तु में ऐसा था कि ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए, ठीक है। वो ओपन का मतलब था कि उसके ऊपर कोई बीम या कोई पिलर या कुछ इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तो लोगों ने ये सोच लिया कि छत भी ओपन होनी चाहिए। अब ब्रह्म स्थान है क्या? ब्रह्म स्थान हमारा जैसे नाभि का स्थान है ना, तो वो चीज है। और एक आप सोचो, एक इंसान का जो ब्रह्म स्थान है, अगर नाभि खुल गई तो क्या होगा?
ये ढकी हुई ठीक रहती है ना, तो इसलिए वो साफ सुथरी, और उसको बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान साफ हो, लेकिन उसके ऊपर स्पेस हो, वो जरूरी नहीं है। जिनके भी आप देखोगे ना कि खुले बेड़े थे, बेड़ा बोलते थे ना, खुले बेड़े थे, छत थी, वो घर खत्म हो गए, मतलब वो वहां से बेच के चले जाते हैं या अलग अलग हो जाएंगे, जॉइंट फैमिलीज नहीं रहती। तो इसलिए ये भ्रांतियां हैं कि ओपन हो। ओपन का मतलब है ओपन यानी कि जमीन से ओपन, आसमान से नहीं, छत से नहीं। ओके। तो ब्रह्म स्थान का अच्छा होना सही माना जाता है, क्योंकि हमारे पेट पे अगर वजन आ गया, नाभि पे आ गया, हमारी पूरी बॉडी की नसें जैसे नाभि के साथ कनेक्टेड हैं, वैसे ही ब्रह्म स्थान की एनर्जी होती है। इसलिए बोलते हैं कि कोई टॉयलेट की जो पाइपलाइन हो गई या टॉयलेट हो गया, वो नहीं होना चाहिए, या उस पर वजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी जो है ब्रह्मा जी ने देनी है। तो 45 देवता में से ब्रह्मा ही उत्पत्ति का कारक है, तो वो घर की जो उत्पत्ति क्रिएशन होनी है वो वहीं से होनी है। तो वो जितना साफ सुथरा होगा, अगर किसी के ब्रह्म स्थान में दिक्कत है तो मैं एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी, थोड़ा सा देसी घी लेके, या उनके घर की एनर्जी उनको वीक लगती है, देसी घी लेके सेंटर के स्थान पे थोड़ी सी लगानी शुरू कर दो, और अपनी नाभि पे डेली ऑयल कोई भी लगाना शुरू कर दो, तो देखना घर की ग्रोथ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके। अब जैसे आजकल हर घर में ऑलमोस्ट रिश्तों की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इसमें वास्तु का कितना बड़ा रोल होता है? बहुत बड़ा। कैसे? बहुत ही बड़ा। कैसे? क्योंकि आजकल रिश्तों में कड़वाहट इसलिए आ रही है, पहले आपने जैसे पुराने ज़माने में देखा होगा कि घर के बाहर चप्पल उतार के आते थे, और डोर पे ही नल लगा हुआ होता था, वहाँ हाथ पैर धो के फिर अंदर एंटर करते थे। फिर जहाँ पे रूम है या किचन है उससे कहीं दूर टॉयलेट होती थी, या बाहर जंगलों में जाते थे, खेतों में जाते थे। अब आज हर घर में जॉइंट टॉयलेट है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो इतने सारे टॉयलेट हो गए, टॉयलेट है राहु का स्थान, फिर टॉयलेट अटैच है बेडरूम के साथ, अटैच हो गया। अब बेडरूम क्या है, हस्बैंड वाइफ का या पेरेंट्स का कोई रूम है, तो साथ में हमने राहु को रख लिया। और राहु को रखा भी कैसे? किसी भी घर में आप देखोगे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टॉयलेट ही बनती है आज की डेट में। टाइल्स इतनी सुंदर होंगी, मिरर लगे हुए होंगे, तो वो जो चीज़ें आपने राहु को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया ना कि जो भी आता है उसको वाओ की फीलिंग आती है। लेकिन ये नहीं पता कि हमने राहु को इतना वो कर दिया, और फिर उन्हीं पैरों से हम अंदर भी आ रहे हैं, पैर तो हम धो के आ नहीं रहे, चप्पल चाहे हम बाहर उतार के आ रहे हैं, लेकिन घूम तो हम वहीं पे रहे हैं ना। तो वो सारी एनर्जीज, फिर लोग टॉयलेट का ढक्कन भी नहीं बंद करके रखते, तो टॉयलेट का ढक्कन हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा फैलती रहती है। तो ये दिक्कत है कि रिश्तों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओके। लेकिन आजकल कोई मानता नहीं है, किसी को कहो कि नहीं इतने टॉयलेट मत बनाओ घर में। आजकल तो कंफर्ट की बात है। हाँ, कंफर्ट की कि हमें जाना पड़ेगा, तो दिक्कत यहाँ पे है। True. अब हमारा घर है, चाहे कितना भी बड़ा है, लेकिन टॉयलेट एक ही बनाई हुई है। कोई कहता है कहीं जाए, कोई गेस्ट आएगा, कितने दिन के लिए आएगा, वही यूज कर ले। हम अपनी लाइफ में दूसरों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ओके। तो अभी वास्तु में 4 ही दिशाएं होती है, तो किसी का घर अगर ईस्ट में होगा फेसिंग, तो किसी का वेस्ट फेसिंग होगा, तो किसी का साउथ फेसिंग होगा, तो किसी का नॉर्थ फेसिंग, ज्यादा ज्यादा ये 4 दिशाओं की 8 दिशाएं मान लो। थोड़ा बहुत एंगल आगे पीछे हो गया। तो अब इस सिचुएशन में, अब जैसे पुराने जितने भी घर बने हुए थे, जिधर जिसको मौका मिल गया, जिसकी जमीन जिधर हो गई उधर बना दिए। अब तोड़ फोड़ इतनी तो पॉसिबल नहीं है। किसी ने फ्लैट खरीदा तो सस्ता मिल गया तो उसने वेस्ट फेसिंग ले लिया, किसी ने साउथ फेसिंग भी ले लिया, सब बिक भी नहीं रहे, राइट। अब एक बार ले लिया तो वो बिक भी नहीं रहा, बिक भी रहा है तो बेचें क्यों, और बेचना ही क्या एकमात्र सोल्यूशन है। तो इनका क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आदमी क्या इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इन चीज़ों से होती है? नहीं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इसको इतना हावी हो जाएं कि इस घर को बेच दें। सोल्यूशन हर चीज़ का है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे कहीं पे कोई चोट लग गई है या कोई जख्म हो गया है तो हम वो अंग को ही काट देंगे, या हम अपनी कह दें कि बॉडी ही कहें कि रिप्लेस करवा लें।
तो जैसे ट्रीटमेंट हमारी बॉडी के हैं, कोई भी बीमारी होती है इलाज है, तो ऐसे ही वास्तु में भी हर चीज का इलाज है। चाहे कोई भी फेसिंग हो जाए हम उसका इलाज कर सकते हैं। एक वर्चुअल एंट्री निकाल देते हैं और जो एंट्री है वो देखने में वो वही रहेगी, उसके अंदर ट्रीटमेंट कर देते हैं। कुछ उसमें टूल्स पड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे गोमती चक्रा हो गया, मस्कोवाइट हो गया, ये छोटी छोटी मतलब चीज़ें ब्लॉक के लिए भी होती हैं और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए भी होती हैं। तो वर्चुअल एंट्रीज निकल जाती हैं, तो नई एंट्री हम निकाल देते हैं बिना तोड़ फोड़ के। बेचना तो कोई रीज़न मतलब बनता ही नहीं है ना। तो इसका सोल्यूशन है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो उसका सोल्यूशन है, किसी ने मतलब खरीदनी है तो वो भी इजी है, क्योंकि इसके जो देवताज होते हैं ना 45 देवताज, तो उनको सिर्फ एनर्जी देनी है। तो उनको प्रसन्न करना है। जैसे हम अपने भगवान को, इष्ट को मानते हैं या अपने घर में पेरेंट्स को खुश रखते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो उसके बच्चे से प्यार कर लो, तो ऐसे उस जगह के देवता को इम्प्रेस कर लो तो सही हो जाता है। मैं कभी तोड़फोड़, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की अगर टॉयलेट है उसको नहीं मैं ट्रीट करवाती, उसके बिना कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है नहीं। बट नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका क्या करना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को वहां से रिमूव ही करवाना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कि घर भेज देंगे, टॉयलेट है उसको बंद करवा के और कहीं और शिफ्ट करवा दो। अब मेरे ऑफिस में है नॉर्थ ईस्ट में, आपके ऑफिस में तो उसको शिफ्ट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पूरा ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ट्रीट कर देंगे। ऑफिस की अलाउड होती है, एक ये भी बात है, घर की नहीं अलाउड, क्योंकि ऑफिस में आप 24 घंटे नहीं रह रहे। घर में अगर आप ऑफिस से आ गए, घर में पेरेंट्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनको एनर्जी इम्पैक्ट करती है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट बहुत बुरा इफेक्ट देती है। किस तरह का इफेक्ट दे सकती है? नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है, मतलब ये जो जगह है, फेस है हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट में फेस आता है। हम जो खाएंगे वैसे ही हमारा शरीर का पोषण होगा ना। तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? हम वहाँ पे गंदगी क्यों देंगे? तो हम गंदगी खाएंगे तो हमारी बॉडी बीमार होगी ना। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से घर में कले कलेश, बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा तो बीमारियाँ, और बीमारियाँ भी कैसी? क्रोनिक डिसीज, कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। और दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट की अगर किसी की टॉयलेट है ना, वो लोग, उनका दिमाग ही नहीं काम करता, वो कभी ट्रीट भी नहीं करवाएंगे, वो कहेंगे हम नहीं मानते वास्तु को। मुझे ये बताइए, जैसे एक बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग में 50 ऑफिसेज हैं और 50 ऑफिसेज में 50, मान लो एक के ऊपर एक ही हैं, उन 50 में से हो सकता है 40 की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही हो, 5 की नहीं चल रही हो, 5 की एवरेज चल रही हो। वो क्योंकि डिपेंड करता है ना एस्ट्रो वास्तु पे। आपको नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट भी नहीं तंग करेगी। जब आपका राहु 4th हाउस में आएगा तब दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है तो घर में 10 लोग रह रहे हैं, 10 के 10 बीमार हो जाएंगे। वो बंदा बीमार होगा जिसकी पत्री में 4थे घर में राहु आएगा। राहु जहां पर आ गया वहां दिक्कत करता है। तो ऐसे ही मान लो किसी ने नॉर्थ ईस्ट में किचन बना दी, तो उसका घर में नहीं भी कोई मांगलिक है ना, तो उनके घर में मांगलिक योग बन जाएगा, घर में कलेश बहुत ज्यादा होंगे। किसी के भी देख लेना, घर के नॉर्थ ईस्ट में मतलब ये है, रेड कलर है, लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। तो किताबों में भी लिखा है, टिप्स भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लोग मंदिर बना देते हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं? धूप बत्ती करते हैं, जोत करते हैं, दिया कर लिया और रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया, माता रानी की फोटोज रख दी, तो वो सारा रेड हो गया ना। तो वो किचन का ही काम हो गया, फायर एलिमेंट है किचन में। तो हम फिर भी 24 घंटे तो खाना बना नहीं रहे, लेकिन वहां तो 24 घंटे के लिए रेड कपड़ा बिछा दिया, तो उनके घर में मांगलिक दोष होगा, उनके घर में खुशियां ही नहीं नसीब में आती। जिस दिन वो ज्यादा हंस लिए या बर्थडे मना लिया, कोई सेलिब्रेशन कर लिया, तो कुछ ना कुछ उनके घर में प्रॉब्लम आती है, मतलब उनको खुशियां नसीब नहीं होती। तो ये कनेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी से। तो इसलिए एस्ट्रो वास्तु करवाना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि हर घर का, अगर आपकी मतलब समझ लीजिए कि आपकी पीढ़ी में
चलती आ रही है पीढ़ी, तो पहले लोगों ने बहुत ग्रो किया, लेकिन आगे की जो पीढ़ी है वो नहीं ग्रो करी, तो वो कहते तब भी तो वास्तु काम कर रहा था या नहीं वास्तु के अकॉर्डिंग है, तो उन्होंने ग्रो किया हुआ था, आप नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके जो प्लैनेट्स है उनके हिसाब से वो घर ठीक था। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट भी कई बार अच्छा रिजल्ट देती है, डिपेंड करता है कि आपका चार्ट कैसा है, उसमें राहु कहाँ प्लेसमेंट है। अब वो सीढ़ियां हैं वो बुध से रिलेटेड हैं, ओके, किचन है मंगल से रिलेटेड है, डस्टबिन हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, ये सारी जो चीजें हैं ये देखना पड़ता है कहाँ पर रखनी है, और इंसान की दशा कैसी चल रही है, उसके जो वर्ष फल है उसमें वो ग्रह कहाँ पे आया हुआ है। अब एक नॉर्मल आदमी इतनी सारी चीजें कहाँ याद रख पाएगा और इतनी सारी चीजों को कैसे एडजस्ट कर पाएगा? मेरे को मतलब आपसे ना एक ओवरऑल मेरे को ऐसा होलिस्टिक व्यू जानना है, क्योंकि अगर आज मैं सच बोलूँ तो बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट, या छोटी छोटी रील्स आती रहती है। तो जैसे आपने कहा कि भाई अब यहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, है ना, हमने तो बचपन से यही सुना है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए मंदिर, है ना, चाहे मैं ऑफिस में भी है तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में लगा रखा है मंदिर, इवन घर में भी है, तो वो मतलब हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट में हो या नहीं हो, लेकिन वो जिस भी वॉल पे होगा वो नॉर्थ ईस्ट को फेस करती हुई वॉल है, चाहे वो कमरा भले साउथ वेस्ट में ही क्यों ना हो। तो ये चीजें हमने बचपन से सुनी है, अब हमने बड़ों से भी सुनी है, ये कई बार पंडित पुजारियों से भी सुनी है। अब आपसे मैं सुनूं कि वो वहाँ पे फायर एलिमेंट ज़्यादा हो गया, अब तो वहाँ तो दिया भी जलता है रोज ही, वहाँ तो अगरबत्ती भी जलती है रोज सुबह शाम। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए तो ये बड़ा फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। अब मान लो मैंने घर लिया, अब मेरा घर का किचन अब आपके हिसाब से मैं कहूँ तो मेरा नॉर्थ ईस्ट में ही है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं, मैं कहूँगा सेंटर में है, ऑलमोस्ट घर के सेंटर के पास है, लेकिन सेंटर से हल्का सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नाउ ऑल दीज थिंग्स विल क्रिएट केओस इन माय माइंड कि अरे ये तो, जबकि भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। नहीं, वही कह रही हूँ ना कि अब अगर आप ये सोचो कि हर इंसान डॉक्टर बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर ने अपनी स्टडी की हुई है, उसको पता है, और डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ऐसे ही कोई वास्तु कर रहा है तो उसका स्पेशलिस्ट है, उसको पता है कहाँ पर दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सर में दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, अब ये नहीं पता सर में दर्द जो है वो आपके दांत में दर्द की वजह से हो रहा है या नींद नहीं पूरी हुई उस वजह से हो रहा है, लेकिन हम पेन किलर ले लेते हैं यूट्यूब से या कहीं से भी सुन के, छोटे मोटे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो उनका नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता ही है। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जैसे पता है कि हाँ मंदिर बना दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वो भगवान की है और हमारा सर है। आप बताओ कि आपका सर है वो जितना हल्का होगा उतना आप अच्छा सोच पाओगे। बिल्कुल। अगर आपके सर पे हमने वेट रख दिया तो कितनी देर आप वजन सह सकोगे? थोड़ा कम ना, और थोड़ा कम क्या, एक दिन से ज्यादा नहीं रख पाओगे, है ना। गर्दन में दर्द होगा, गर्दन से फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं हल्का रखो, साफ सुथरा रखो, क्योंकि जितना नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा हमारे माइंड की क्लैरिटी उतनी होगी। वहां पे आग आ गई तो दिमाग में गुस्सा आएगा, घर में कलेश पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें हैं, जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसको पता है कि कहाँ पर होने से क्या दिक्कत होगी। और कुछ लोग ऐसे होते, मैंने जैसे बताया नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो वो लोग कहेंगे हमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे आप कह रहे हो आपके नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है। वो लोग मानते भी नहीं है क्योंकि दिमाग उनका काम ही नहीं करता। वो दिमाग ज्यादा काम करता हो तो उनको लगता है कि हम समझ, नॉर्थ ईस्ट जिसका भी हाइट में होगा, इस पे डिपेंड ये नहीं कि हमने सिर्फ ग्राउंड को ही देखना है। वहां पे अगर हाइट में हुआ, जैसे पंजाब में सारे इंडिविजुअल घर होते हैं तो किसी की हाइट ऊंची है किसी की नीची है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है जिसका भी ऊंचा होगा ना वो सोचेगा मेरे से समझदार दुनिया में कोई है ही नहीं। एक नहीं, मैंने हजारों लोगों का देखा हुआ, मेरे पास इतने मैप है। और पता नहीं क्यों मेरी जो अभी पिछली दशा निकल के हटी है ना, तो शुक्र की और ये राहु की सारी चीजें मेरे पास आते भी वैसे ही क्लाइंट थे। तो ये भी डिपेंड करता, अभी जैसे मेरे पास सूर्य की मेरी दशा चल रही है तो
वैसे क्लाइंट आएंगे जिनको नेम फेम चाहिए, Wow. जिनको सक्सेस चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपका चार्ट कैसा है। जैसा आपका चार्ट होगा आपके पास वैसे वैसे लोग आएंगे, वैसी वैसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है ना पॉडकास्ट। आप में से हर एक इंसान को मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं और देखते रहें। एंड साथ ही साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उन प्रोग्राम्स में जरूर जुड़े। मेरा स्पिरिचुअल टॉक विद BSRB चैनल है जहाँ पे मैं बहुत सारी मेडिटेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी करवाते हैं, जहाँ हमारा डिवाइन हीलिंग कैंप होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके लिए हम हीलिंग के लिए लाइव सेशंस करते हैं और इस तरह की इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और चीज़ें भी आपके लिए लाते रहेंगे। सो यस मैम, अब बात करते हैं कुंडली की, है ना। मेरा एक सवाल हमेशा बचपन से था, भाई यहाँ इंडिया में हम कुंडली मना के शादी करना चाहते हैं, बोले कुंडली मिलेगी तो ही शादी करेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में भैया प्यार हुआ और शादी हो गई, कुंडली वुंडली गई भाड़ में। अब डेफिनेटली सुनते हैं कि वहाँ तलाक भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज मैं इंडिया में देखूँ तो भले कुंडलियाँ तो मिल गई है, लेकिन दिल कहाँ मिल रहे हैं। एक ही घर के नीचे हस्बैंड वाइफ रह तो रहे हैं, लेकिन 50% को आज अगर ऑप्शन मिल जाए ना तलाक का, तो आज रात को तलाक हो जाए। सो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा थॉट है और मेरा ऐसा क्वेश्चन भी है कि थॉट है कि क्या कुंडली ज़रूरी है वास्तव में? नंबर 1, क्या मिलान ज़रूरी है शादियों के पहले? और अगर कुंडलियाँ मिला भी रहे हैं तो क्या वो गारंटी है कि आगे लाइफ अच्छी चलेगी? मुझे तो नहीं लगता। तो आपका क्या कहना है? ये थोड़ा आपने क्रिटिकल क्वेश्चन किया, लेकिन मेरे पास इसका आंसर है, क्योंकि उसकी एग्जांपल मैं खुद हूँ। सिख फैमिली से हूँ, तो कुंडली वहाँ पे बनाते नहीं है और ना ही मानते हैं इन चीज़ों को। तो मैरिज हो गई, मैरिज के बाद इन लॉज हैं, वो कहते जी हमें तो कुंडली बनानी है। अब मैरिज के बाद बनानी थी, क्योंकि हमारी हस्बैंड वाइफ की इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, तो कुंडली बनाई। मैं मांगलिक हूँ, ये नॉन मांगलिक हैं। मेरा वास्तु में आने का या ओकल्ट साइंस में आने का रीज़न ही ये था कि 28 साल हो गए मैरिज को, तो 1 साल बहुत टफ था। मतलब पता नहीं कितनी बार ये हुआ कि डाइवोर्स लेना है, कभी कितनी बार ऐसा भी हुआ कि सुसाइड करने की भी कोशिश करी। इतनी लाइफ मेरी मुश्किल में थी, लेकिन मेरे को रास्ता मिलना था। तो एक वास्तु वाले ने बताया कि आपके घर में ये दिक्कत है, और मैंने वैसे चेंजेस किए। चेंजेस करते ही मेरे को रिजल्ट आना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा मेरे को सीखना है। सीखने के बाद पता चला कि ये जो कुंडली है उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है तो उनकी बनेगी नहीं, या भ्रांति है कि वो मर जाएगा या ये मर जाएगा। तो उसके बाद से मैंने एस्ट्रोलॉजी में इतना डीप जाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जिन लोगों की कुंडलियों में गुण ज़्यादा मिल रहे हैं उनकी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। उनकी ज़्यादा लड़ाइयाँ। अरे राम और सीता की देखो, 36 के 36 गुण मिलते थे, वो तो लाइफ में इकट्ठे रह भी नहीं पाए। तो जितने ज़्यादा लोग गुण मिलान करते हैं उतने ही लड़ाइयाँ होती हैं, उतने ही लोगों के डाइवोर्स भी होते हैं और कई लोगों की बन भी जाती है। मैं कैसे कुंडली देखती हूँ, मेरा ये अपना तरीका है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जाती हूँ और थोड़ी रिसर्च भी मैं करती हूँ इन चीज़ों पे। तो मैं कुंडली, मेरे पास कभी भी कोई आएगा ना, मैंने ये देखना है कि लड़के की नेचर कैसी है, लड़की की नेचर कैसी है। दोनों आपस में अगर दोनों ही ईगोइस्ट हैं तो कभी भी नहीं बनेगी। एक अगर शांत है, दूसरा एग्रेसिव है, तो बन जाएगी। एक समझने वाला, दूसरा नहीं समझने वाला, तो बन जाएगी। पेरेंट्स कैसे हैं, फैमिलीज कैसी होंगी, क्योंकि लोग ये नहीं देखते ना। कुंडली तो आप हस्बैंड वाइफ की मिला रहे हो, फैमिली को कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? फैमिली मतलब हाँ, ना तो हस्बैंड वाइफ की जो कुंडली, मतलब लड़का और लड़की की जो कुंडली आती, उसी में सारा दिख जाता है। उसकी फैमिली कैसी है, उसकी भाई बहन कैसी नेचर के हैं, माँ बाप कैसे नेचर के हैं, वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आगे चल के उनकी ग्रोथ कैसी है। लड़ाई झगड़े कहाँ से होते हैं? इन्हीं चीज़ों से होते हैं। पैसे की वजह से होगा या इन लॉज की वजह से होती हैं लड़ाइयाँ। तो इन लॉज की मिलाओ ना, मतलब कुंडलियों में से देखो कि दोनों परिवारों में बनेगी कि नहीं। परिवार अच्छी है तो हस्बैंड वाइफ अपने आप बना लेते हैं। ओके, तो मतलब मेरा ये तरीका है। मैं मतलब ये चीज़ अगर कहूँ कि मैंने किसी से सीखी है या ये मैंने खुद ऑब्जर्व करके, और पता नहीं कितनी शादियां मैं करवा चुकी हूँ जो आज इतने सुखी है ना, जबकि लोगों ने कहा कि नहीं इनके गुण नहीं मैच हो रहे, इनका नाड़ी दोष है, ये है वो। कुछ नहीं होता, बाकी की चीज़ें वास्तु में ट्रीट कर दो। ओके देख, लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, कालसर्प दोष है,
पता नहीं कौन कौन से दोष हुए, आपके ये ऋण चढ़ा हुआ है, ऐसा ऋण चढ़ा हुआ है, पैतृक ऋण है और उनके लिए ये पूजा करो वो पूजा करो। अब जैसे आज के बुद्धिजीवी लोग हैं, आईटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं यार किस किस चीज़ को माने। और एक बात और बताऊं तो आपको, जैसे सिस्टर शिवानी हैं, मैं उनको कई बार सुनता हूँ, वो कहती है कि अगर आपका मन शांत है और आप मन में संस्कार पॉजिटिव रख रहे हो तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, आपकी कोई दिशाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप राम नाम राधा नाम ले रहे हो और आप राधा राधा समर्पण कर रहे हो भगवान के सामने, तो आपका सब कुछ बुरा होगा ना तो भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवान के आगे समर्पण कर दिया है। तो अब ऐसे लोगों को जब बुद्धिजीवी आदमी सुनता है तो वो कहता है यार ये मेरे पर्सनालिटी से मैच करती हुई चीज़ भी है, इस पे मुझे यकीन भी है, मैं भी शायद ऐसा ही सोचता हूँ। और ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वाला कलर होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, ये आपकी कुंडली में दोष है, ये पूजा कराओ, इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, इतना सारा तामझाम करो, इतने सारे हवन करवाओ। सो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कहो कि जब तक आप किसी को ऐसा सुनते हो ना तो आपको लगता है कि वाकई लाइफ ऐसे ही है कि आप परमात्मा का नाम लो, कितनी देर ले लोगे? कलयुग है, पैसा हर किसी को चाहिए जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी के अंदर है। अगर आप कहो कि आप हर टाइम एक ही टाइप के रह सकते हो, नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपने अपने प्लैनेट्स को सही कर लिया तो आपकी लाइफ तो एटलीस्ट स्मूथ रह जाती है। रही बात हवन यज्ञ पूजा की, वो कुछ काम नहीं करता। टू बी फ्रैंक, अगर बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ, मुझे पता है जो एस्ट्रोलॉजर होंगे, क्योंकि उनके पेट का सवाल है तो वो कमेंट करेंगे, मुझे पता है, और मेरे खिलाफ मतलब बाद में भी मेरे को फ़ोन वगैरह आएंगे कि ऐसा क्यों बोला। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी पुजारी से, पंडित से हवन करवा रहे हो और उसका इफेक्ट आपको मिले। आपको भूख लगी है तो आपके पेट में खाना जाएगा, तभी आपका पेट बट जैसे भरेगा। यज्ञ करने से एनर्जी तो पवित्र होती है घर की। नहीं, वो उस जगह का जो एनवायरनमेंट है मतलब शुद्धि हो जाती है। लेकिन अगर आप कहो कि आपका पितृ ऋण उतर जाता है, पूजा मंत्र वो जाप कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हो, या तो आप करो, फिर मैं कह सकती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ये पूजा आपकी जरूरी है, काल सर्प दोष की पूजा जरूरी है, तो वो डरा देते हैं। हुआ बनाया हुआ है काल सर्प दोष को भी, पितृ दोष को भी। जबकि आप देखोगे जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो बहुत हाइट पे जाते हैं। काल सर्प दोष है क्या कि एक तरफ सारे ग्रह हैं, राहु और केतु ने उनको बांध के रखा हुआ है। यानी कि आधी कुंडली आपकी खाली है, आधी कुंडली में सारे ग्रह हैं, एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है। अब राहु और केतु क्या हो गए, जैसे लूडो होती है ना, लूडो में 99 पे जाके डंक लगता है और नीचे आता है, हाँ, सांप सीढ़ी। तो यही अगर आपने वो क्रॉस कर दिया तो आप जीत गए। तो अगर आपने राहु केतु की सिंपल सी रेमेडी होती है, और लोग पता नहीं नासिक में जाके कि पता नहीं कहाँ किसी मंदिर में जाते हैं इतनी दूर, वहाँ पे चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा के आओ और पूजा करवा के आओ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो काल सर्प दोष हो गया या पितृ दोष हो गया, इनकी कभी पूजा नहीं करवानी चाहिए। वो पंडितों ने सिर्फ ये बनाया हुआ है कि उनको देखो, वो भी बेचारे क्या करेंगे, उनका बिजनेस है, तो वो उनसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं होते। जो भी कर्म आप अपने हाथों से करते हो उसका फल मिलता है, अदरवाइज जैसे ऐसे अब हिंदू धर्म में तो हर चीज का एक यज्ञ है, हर चीज की एक पूजा है, हर चीज का एक हवन है, और अब इतने सारे लोगों की श्रद्धा और आस्था का सवाल हो जाता है ये तो। हाँ, हो, तभी तो मैंने पहले ही कह दिया कि लोग, मेरे को पता है, मेरे को कॉल भी आएंगे, कमेंट भी आएंगे कि आपने इतना ओपनली कैसे ये बात बोल दी। लेकिन ठीक है, श्रद्धा एक आपका बिलीफ है, वो काम करता है। आपके ब्रेन ने काम करना है। पेन किलर है, आपने खा ली तो आपको लगेगा मेरा दर्द सही हो गया। जब तक नहीं खाते आपको लगता रहता है। आप उसकी जगह सिंपल गोली किसी को, मेरे पास भी ऐसा होता है, मैं कई लोगों को रेमेडीज बताती हूँ, मैं देख लेती हूँ, उनका माइंड पढ़ लेती हूँ, तो उनको होता है कि नहीं हमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर उनको सिंपल सा उपाय बता दिया ना तो वो ये कह देंगे इनको कुछ आता ही नहीं है, इससे क्या होगा, तो उनको थोड़ा टफ बता देती हूँ। तो आपके हिसाब से अभी जैसे अब मेरे को 3 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। इन तीनों पे 3 सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या क्या हो सकते हैं? वास्तु, रेमेडी, न्यूमरोलॉजी, हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से 3 सॉल्यूशन। क्योंकि कई लोगों के कई तरह की प्रॉब्लम्स है, कोई किसी की मम्मी बीमार है, किसी के पापा बीमार हैं, किसी की दादी बीमार हैं, किसी का खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो हेल्थ के लिए कौन सी 3 वास्तु के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 3 रेमेडी हो सकती है?
तीन रेमेडीज। सबसे पहले मैं वास्तु की बात करूंगी तो आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ये नहीं कि खाली कर दो उसको, लाइट वेट की चीजें रखो, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखो। और साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट भी डिस्टर्ब होने से काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, साउथ ईस्ट अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये तो होगी फिजिकली हेल्थ की, मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट आपका वहाँ पे ब्रेन है, चंद्र है, जो मन है। अगर मन परेशान है तो मानसिक दिक्कतें आती हैं, तो नॉर्थ वेस्ट को क्लियर करो। वहाँ पे आप गंगा जल रख सकते हो, चावल रख सकते हो। अगर घर में कलेश रहते हैं तो उसके लिए भी घर में वहाँ पे गंगा जल और चावल रख दो, तो पैसा भी आता है उससे। और जब बात करते हैं पैसे के लिए, तो और क्या क्या रेमेडीज लोग अपने एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे घर में अगर आप अपने घर से राहु की चीज़ें निकाल देते हो ना, तो आपकी ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है, वेल्थ अपने आप आती है, कलेश भी निकल जाते हैं। लोग तो कहते हैं राहु पैसा ज्यादा लाता है या शुक्र पैसा ज्यादा लाता है? राहु क्या है? छलावा। तो राहु आपको छलावे में भी रखता है, आपको बहुत हाइट पे भी लेके जाता है, एकदम से नीचे भी गिराता है। और राहु हर रुकावट का कारक भी है। अच्छा। तो राहु, अगर कहते हैं ना, राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। तो राहु की चीजें हो गई बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी हुई लकड़ी, तो ये जितनी चीजें, और जो जैसे कीज हैं, चाबियां हो गई, फालतू के कील हो गए, और ऐसे लॉक हो गए जिनकी चाबी नहीं है, या बंद लॉक करके रखा है, चाबी खो गई है, तो उनके काम भी बंद हो जाते हैं। तो ये सारी ग्रोथ की कारक हैं। और घर में ज़्यादा तुलसी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट ये नहीं रखने चाहिए, बड़े बड़े पत्तों वाले नहीं रखने चाहिए, ये आपकी ग्रोथ में रुकावट देते हैं। अच्छा। ये शंख, सीप, कोडियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, ये चीज़ें मत रखो। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रेमेडीज करने की। आपने राहु और बुध की जो खराब चीज़ें हैं वो निकाल दी। सितार गिटार भी ना रखें? हाँ, सितार गिटार क्या है? बुध की चीज़ें हैं। तो आपको नहीं पता ना, आपके घर में किसी का अगर बुध खराब आ गया, तो बुध क्या है? बुद्धि। बुद्धि से ही बिजनेस है, बुद्धि से ही आप किसी से कमा सकते हो ना। तो इसलिए ये चीज़ें, जितने भी शंख, सीप, कोडियाँ, घर में लोग घंटी रखते हैं, धार्मिक किताबें रखते हैं, ये सारी रुकावट करती हैं। क्योंकि जो धार्मिक किताबें हो गया, या बहुत ज़्यादा मंदिर में आपने रख ली, स्पिरिचुअल चीज़ें रख ली, एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, उसमें इतने सारे देवी देवता रख देते हैं कि ये शंकर जी भी रखने हैं, हनुमान जी भी रखने हैं। आप एक कमरे में कितने लोग रह सकते हो? अपने लिए तो अलग अलग कमरे बना के रखे हैं। तो वास्तु में भी 16 दिशाएं हैं ना, तो 16 में अलग अलग देवी देवता का वास है। जिसको जो रूम दोगे वो वहाँ पे अपनी एनर्जी देगा। तो आप इतने से मंदिर में इतनी चीज़ें रखने से अच्छा सिर्फ अपना जो इष्ट है उसको रखो, उसकी पूजा करो, तो आपको वेल्थ मिलती है। ओके, वाओ, दैट्स वेरी गुड। अब मेरे 2-3 सवाल इस चीज़ पे भी हैं कि न्यूमरोलॉजी की बात आजकल बहुत लोग करते हैं ना, कि ये नंबर अच्छा है, ये मूलांक आपका ठीक है। अब मूलांक भी हो गए, इधर वास्तु के हिसाब से वृषफल भी हो गया, एंड इस लग्न में ये ग्रह हो गया, फिर अब आजकल रिस्ट वॉच एनालिसिस भी हो गया वॉलपेपर एनालिसिस भी हो गया। न्यूमरोलॉजी को कई लोग बहुत इजीली, इसके ऊपर बहुत मैंने वीडियोस देखे, 5 नंबर हैं तो यही करना है, 6 नंबर है तो यही करना है, आपकी कुंडली में से 5 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है। तो आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी कितनी पावरफुल है, और क्या सच में हम में से हर एक इंसान को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही फ़ोन नंबर लेना चाहिए? न्यूमरोलॉजी पावरफुल है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु या रिस्ट वॉच उनके हिसाब से ये कह लो कि न्यूमरोलॉजी बच्चा है, ठीक है। उसमें जो रेमेडीज हैं वो टू मच वर्क नहीं करती, क्योंकि उसमें ब्रेसलेट वगैरह डलवा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बुध को खराब करते हैं। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लेके चलते हो, एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहेगा, जुपिटर अच्छा है तो ब्रेसलेट अच्छा काम करेगा।
नहीं अच्छा है तो वो बैड इफेक्ट देना शुरू अब हो मैंने जाएगा। तो ऐसे किसी ने गिफ्ट कर दिया, मैंने डाल लिया, अब क्या है ये आपके हिसाब से? कोई नहीं, इसका भी बताती हूँ। पहले आप ये वाला जो क्वेश्चन किया उसका मैं आपको आंसर देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में रही बात नंबर्स की, तो आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपने अगर कहीं पे जाना है, उसमें मैप का काम कर रहा है, किसी से बात करनी है, बिजनेस की डीलिंग करनी है, आपको कहीं ऑर्डर करना है, बैंक में देना है, आधार कार्ड में देना है, कुछ भी है, कनेक्शन कहाँ से है? आप हम मेरे से मिले या मैं आपसे मिली तो कैसे मिली? फोन के थ्रू ही मिले ना। मैंने पहले कॉल किया, आपने नंबर अपना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो क्या है? वो कनेक्शन है आपके पास क्लाइंटेज लेके आने का, या रिलेशनशिप भी जो बनने हैं, हस्बैंड वाइफ के हो गए, बहन भाइयों के हो गए, कोई भी हो गए, तो हमें अपना ही नंबर किसी को भी दे रहे हैं तो बोलना भी पड़ता है। तो साउंड थेरेपी भी काम करती है, तो हम बोल के नंबर बताते हैं या लिखते हैं आधार कार्ड पे या कहीं पे भी है, हमें नंबर देना पड़ता है। तो अगर आपका फ़ोन नंबर सही है तो आपका बिजनेस, जैसे उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, पेयर्स होते हैं, उसका टोटल कितना होना चाहिए वो आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होता है कि आपका कौन सा मैच करता है। जैसे 1 और 8 है, वो एनिमी नंबर हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को है या 10 को है या 19 का आ गया, 28 का आ गया, तो उनको अगर आपने 8 टोटल दे दिया तो वो उसको हमेशा स्ट्रगल करवाएगा। अगर उसका जो उसको एक वाले को 9 नंबर दे दिया तो वो बहुत ग्रो करेगा। तो ये हो गया टोटल की बात। रही पेयरिंग की बात, अब पेयर जो है उसमें रेड जोन में जो आते हैं बहुत नेगेटिव, जैसे किसी का 3-4 या 4-3 आ गया किसी के भी नंबर में, तो आप देखना उनकी फैमिली में कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री में पैरालाइज्ड होगा, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मतलब हेल्थ इश्यूज टू मच होते हैं, क्रोनिक डिसीज होती हैं ऐसी फैमिलीज में। 4-5 हो गया या 5-4 हो गया तो उनके घर की बहन, बुआ और बेटी वो हमेशा दिक्कत में रहेंगी, घर में हॉस्पिटल होगा, यानी कि टू मच दवाइयाँ होंगी। मतलब कौन से नंबर का पेयर बताया आपने? सॉरी, एक 4-5 4-5 या 5-4, तो ये टू मच डेंजरस है। 3-4 और 4-3 ये हेल्थ के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अब किसी के भी नंबर में 1-8 या 8-1 आ गया तो उनको लीगल इश्यूज होंगे। घर में बाप और बेटे की कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उस घर में बाप बेटे की मतलब लड़ाई रहेगी। अगर लड़ नहीं रहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ही, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। ओके तो 2-8 आ गया या 8-2 आ गया, ये विष योग बनाता है। ओके ऐसे बंदे को डिप्रेशन होगा, घर में सीलन या लीकेज होगी, फिर उनके घर में 2 मैरिज किसी ना किसी की हुई होंगी, और ऐसे लोगों को मतलब हमेशा 24 घंटे एक तो उनका दिमाग चलता है और अंदर से ना उनको खुद नहीं समझ आता किस चीज का डर है, अनजाना सा डर लगा रहेगा। तो ये नंबर अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में है तो तुरंत बदल देने चाहिए। हाँ, आप देख लेना जिनके भी नंबर में ये चीज होगी, ये एक नहीं, मैंने तो पता नहीं हजारों भी नहीं लाखों के ही कर दिए। फोन नंबर तो मैं इतना ज्यादा चेंज करवाती हूँ ना, क्योंकि नंबर से ही आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है। घड़ी से आपका समय चेंज होगा, नंबर से आपके कनेक्शंस अच्छे आएंगे आपके पास। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब आप घड़ी बदल लेते हो ना तो धीरे धीरे आपका सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। ओके जिसको भी मैंने घड़ी की थेरेपी दी है ना, वो आगे आगे चल के, क्योंकि उनका समय सही आना है तो कैसे आएगा, हर जगह से आएगा ना। उनके कनेक्शन अच्छे होने शुरू होंगे तो उनके दिमाग में आएगा, कहीं से भी आएगा कि मेरे को नंबर भी चेंज करवाना है। फिर उनके माइंड में आता है नहीं, वास्तु में ये दिखना शुरू हो जाता है ना। ओके तो स्टार्टिंग जो है या तो नंबर से हो या इससे, हमारी ग्रोथ की ये समझ लो कि पहली सीढ़ी है, फिर हमें नीचे नहीं कोई उतार सकता। आई सी। वाओ दोस्तों, बड़ा इंसाइटफुल है ये सारी चीज़ें, हालांकि कंफ्यूजिंग भी है, आई वुड अग्री, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में जैसे मेरे माइंड में ये आपने जो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया उससे मेरे को बड़ा अच्छा क्लिक हुआ कि वास्तव में जैसे हमें तो अपनी हेल्थ का भी नहीं पता होता है, हम तो कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी चलता रहता है, कैसे भी चलता रहता है, और जब तक अच्छी चल रही है तब तक ठीक और है। एक लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है ना कि क्या क्या करवाएं, हाँ। वास्तु कराएं कि ये कराएं। अब देखो कि आज से 15-20 साल पहले फोन भी नहीं था, लेकिन इजाद हुआ, नीड बन गई। अब उसके बाद लैपटॉप, इंटरनेट, क्या क्या आता गया, अब उनकी नीड लगती है। तो ऐसे ही ये नई नई चीजें जो आ रही हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं और साइंटिफिक हैं।
जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, पहले कोई सोच सकता था कि कोई चांद पे चला जाएगा, मंगल पे चला जाएगा? तो जरूरी क्या है? अब हाथ में 5 उंगलियां हैं, अब बताओ कौन सी उंगली हम कहें कि काट देते हैं? करेक्ट। 5 उंगलियां तो मुट्ठी बनती है, मजबूती जी। आती है। तो जब आप सारी चीजें करवा लेते हो तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। रही बात ग्रोथ की कि कोई रिक्शे वाला इतना बन जाएगा, तो जिसकी, हाँ, वो रिक्शे वाले की जो जितनी उनकी रिलेटिव्स होंगे या कम्युनिटी होगी, उसमें वो सबसे हाइट पे हो जाएगा। आई सी। मन में वहम रखने से बेटर है कि कोई ना कोई सजेशन ले लें, मन में वहम रखने से बेटर है कि हम कोई ना कोई प्रॉपर तरह से नॉलेज ले लें कुछ चीज़ों की। एंड शायद ये सारी चीज़ें करके भी हमारा जीवन काल में कितना रुपया खर्च होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया। लेकिन आई थिंक पूरे जीवन में अगर एक भी चीज़ काम कर जाए तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख 100 लाख 1 करोड़ 1000 करोड़ भी आ सकता है लोगों की ज़िंदगी में। आई थिंक मेरा तो यही है कि किसी भी चीज़ को ना भी ना करें और किसी की चीज़ के ऊपर अंधविश्वास ज़रूर ना करें। दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू से। बट विश्वास ज़रूर करें, क्योंकि अगर हार्ट का डॉक्टर कुछ कह रहा है तो सुन लेनी चाहिए, और किडनी का डॉक्टर कुछ कह रहा है तो सुन लेनी चाहिए। आज आपका हार्ट ख़राब नहीं है, लेकिन आपको हार्ट को हेल्दी रखने के लिए प्रयत्न अभी से करने ज़रूर चाहिए। ऐसे ही आपके भाग्य को, आपके घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम पहले से कर लें तो इसमें किसी तरह के एक अंधविश्वास के लेवल पे ना जाएं कि हाँ भाई अब तो रोज़ ये ही करना पड़ेगा, ये नहीं करके निकला घर से तो मतलब मेरा तो दिन ही ख़राब हो जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उस लेवल पे ना जाएं। बट अगर छोटा छोटा कुछ चीज़ करके अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपका काम बेहतर हो सकता है, तो यू शुड डेफिनेटली डू योर बेस्ट। सो थैंक यू सो मच अमृत मैम। जाते जाते अगर कोई ऐसा टिप जो आप सभी को देना चाहें, जो सबसे सिंपल चीज़ हो कोई, जो हम सभी लोग कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल्स देख पाएँ। यही जो मैंने कहा, राहु की चीजें निकाल दीजिए घर से। और जो घड़ियां हैं उनको कभी भी डेकोरेटेड या बहुत इस तरह की ना लें कि जो सुंदर लगे देखने, सिंपल लगे और उसमें कोई भी नंबर कटा हुआ ना हो, मिसिंग ना हो, स्मूथ चलने वाली हो, पेंडुलम ना हो, इस तरह की घड़ियां लगाएं तो लाइफ अच्छी ही अच्छी है। मैम कई लोग कहते हैं कि ये शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा होगा तो पैसा आएगा, शुक्र अच्छा होगा तो उसके लिए चांदी पहने, तो चांदी, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट्स, फिर परफ्यूम लगाइए। कोई कहता है इधर रोज आप परफ्यूम लगाइए, और कई लोगों को मैंने देखा है वो परफ्यूम ही लगाते रहते हैं दिन भर। शुक्र को अच्छा करना कितना ज़रूरी है और उसकी क्या क्या आपके हिसाब से रेमेडीज़ है? शुक्र अगर आपकी लाइफ में अच्छा है तो समझ लीजिए आपकी सारी डिज़ायर पूरी होती हैं। सबसे आज की डेट में आप देखोगे ना तो कोई बृहस्पति को नहीं पूछेगा, किसी को बुध को कुछ लेना देना नहीं। हर कोई चाहता है लग्जरी हो हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली अच्छी हो, क्योंकि शुक्र फैमिली का भी है। तो शुक्र अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो खराब कैसे होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। खराब होने की निशानी ये होगी कि आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहेंगे। आप कितने भी ब्रांडेड ले लोगे, उसमें कुछ ना कुछ, या कपड़ों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेद हो जाएगा। तो ये सबसे पहली निशानी। दूसरा होगा कि ऐसा बंदा, उसको तैयार होने का शौक नहीं रहेगा, जैसा भी बना हुआ है, चप्पल डाली हुई है, कंघी की है, नहीं की है, कोई चल छोड़, कपड़े नहीं प्रेस किए हुए डालेगा, ऐसी उसकी नेचर हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उसको मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो घर की साफ सफाई रखो अगर शुक्र को अच्छा करना है। ये नहीं कि खुद की क्लीनिंग से पहले घर की साफ सफाई। घर में जाले नहीं लगे होने चाहिए, डेली के डेली डस्टिंग करो, धूप बत्ती अच्छी सी कोई मतलब फ्रेग्रेंस वाली, या पूरे घर में कुछ अच्छा स्प्रे करो। रोज़ बहुत पसंद है लक्ष्मी जी को, तो रोज़ का स्प्रे करो, रोज़ का इत्र लगाओ, डेली नहाओ। बहुत सारे लोग जिनका शुक्र अच्छा नहीं है ना, ऊपर से तो वो लिपापोती कर लेंगे, लेकिन उनको नहाने की आदत नहीं होगी। तो डेली ज़्यादा नहीं, 2 बार तो नहाना चाहिए, उससे शुक्र बहुत अच्छा होता है। फिर कपड़े आपके हमेशा प्रेस किए हुए डालो, कभी भी बल पड़े हुए या ऐसे ही हमने निकाल लिए वो मत डालो। और नीले और काले रंग से ज़्यादा परहेज करो। नीचे आप लोअर डाल सकते हो, ऊपर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना, आपका शुक्र के साथ राहु जब भी आ गया तो वो खराब करता है। तो नीला काला रंग कम से कम डालो। फिर परफ्यूम तो है ही शुक्र का,
तो परफ्यूम भी अगर लगाना है तो रोज का लगाओ या इत्र लगाओ। इत्र लगाना चाहिए हमेशा कान के पीछे। तो बस अपनी साफ सफाई का ध्यान रखो। अगर किसी का शुक्र नीच का है तो वो दही के साथ नहाना शुरू कर दे और देखना उसके अंदर एनर्जी कितनी आ जाएगी और लग्जरी बढ़ती जाएगी। अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखो क्योंकि गाड़ी भी है। बीवी को खुश रखो। ऐसा नहीं कि आपने अपना शुक्र अच्छा कर लिया और बीवी को डांट रहे हो या उसकी कोई डिजायर नहीं पूरी कर रहे, रुला रहे हो, तो भी आपका शुक्र खराब ही रहेगा। जितना आप अपनी बीवी को मतलब कोई गिफ्ट दोगे, उसको चाट पापड़ी जरूर खिलाओ। फ्राइडे के दिन जिनकी भी अपनी वाइफ से नहीं बनती या लगता है कि लाइफ में लग्जरी नहीं आ रही, तो आप अपनी वाइफ को फ्राइडे के दिन जाके दही भल्ले चाट ये खिलाना शुरू कर दो। अगर वाइफ नहीं है, लाइफ में चाहिए कोई फीमेल चाहिए, तो किसी और फीमेल को खिला दो, तो तब भी शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेडीज की आप रिस्पेक्ट करते हो तो भी आपका वीनस अच्छा होता है। आप लॉयल रहो, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा शुक्र होता है। फिर आपका जो मोबाइल है उसका कभी भी जो कवर है, जैसे मेरे मोबाइल के कवर में आपने देखा होगा स्टोन्स लगे हुए हैं, तो बड़ा सुंदर सा रखो। उसमें जरा सा भी कलर खराब हुआ, क्योंकि मोबाइल भी एक लग्जरी ही है ना। एप्पल का फ़ोन है, वो क्या है, मतलब लोग कई मैंने देखे कहते फ़ोन ही है, कोई भी ले लो, जरूरी है एप्पल लेना है, या एप्पल ना से सैमसंग का भी है। मतलब जितनी आपकी हैसियत है उससे थोड़ा सा ऊपर का ले लो, तो देखना आपका ऊपर का बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी को रिच होना है तो अपने से बड़े लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, अपने आप वैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही है कि आप ब्रांडेड कपड़े डालने शुरू कर दो। कम ले लो लेकिन अच्छे ब्रांड के डालो। ये नहीं कि क्वांटिटी में लेने हैं, क्वालिटी के लो, तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। वंडरफुल। बट अब शुक्र अच्छा किया तो पैसे अच्छे आएंगे हैं। हाँ। वाह, वंडरफुल दोस्तों। तो शुक्र अच्छा करिए अपना, अपने पैसे को अच्छा करने के लिए, एंड मजा ही मजा आएगा आपको। दैट्स वेरी गुड मैम। अब ये एक शनि की 7.5 और ढैया 2.5 साल खराब होंगे शनि। अब मुझे ये समझ नहीं आता शनि का एक पर्टिकुलर आदमी से क्यों इतना दुश्मनी हो सकता है। डराया हुआ है ना। अगर डॉक्टर आपको डराएगा नहीं, आप स्कैन कैसे करवा लोगे। जितने भी टेस्ट हैं डॉक्टर आपको कहेगा। एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास और वो उसको बोल दे कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, मेरे को डाउट है कि ये प्रॉब्लम है, तुम ये टेस्ट करवा लो। उसने डाउट बोल दिया ना, बंदे का ऑरा उसी टाइम श्लिंक हो जाता है और वो उसी टाइम भागेगा। अब वो सही भी है लेकिन उसने टेस्ट करवा लिया, थोड़ा माइनर सा भी कुछ आ गया ना, या किसी को फीवर है या बॉडी पेन है, उसने थर्मामीटर लगा लिया, उसमें 100 आ गया ना, आप देखोगे 1 घंटे में 102 हो जाएगा। True. तो ये सारे जो डर है ना, डर की वजह से ही पैसा निकलता है। तो शनि का ढैया है, शनि की 7.5 है, तो वो पंडित बोलेंगे और एक श्लिंग करेंगे और अपना पेट भरेंगे। तो जो शनि है, शनि कर्म फल दाता है। आप अपने कर्म देखो, आपने कैसे कर्म किया। आपने बुरे किए होंगे तो वो शनि की ढैया आपको परेशान करेगी। कोई पाठ पूजा आपको सही नहीं करेगी। सिर्फ अपने कर्म सही करने शुरू कर दो। जब भी शनि का ढैया चले या 7.5 चले तो मजदूरों की सेवा करनी शुरू कर दो, जो लेबर हैं उनको, या कौए की सेवा शुरू कर दो। शनि को तेल चढ़ाना शुरू कर दो मंदिर में, या तेल का दान शुरू कर दो। लेकिन दिल से करो, ये नहीं कि आप अपना अच्छा करने के लिए। शनि की ढैया में या 7.5 में अगर आपके कर्म, क्योंकि कर्म फल दाता है ना, तो आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाता है। आपके कर्म बुरे हैं तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि चलो कोई तो उपाय हो, तो उसका उपाय ये है कि जितनी हो सके जैसे चमड़े की जूती का दान दे देना। और एक बहुत ही बढ़िया आपको बताऊं, जब भी आपकी शनि, आपको लगे कि शनि परेशान कर रहा है, शनि परेशान कैसे करता है, आपका जो घर है, मकान है, वो झड़ना शुरू हो जाएगा, या मकान बनेगा नहीं, रेंटेड हाउस में चले जाओगे, या किसी ना किसी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा, और नीज में जितने भी आपके जॉइंट हैं उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये सारी शनि की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आपको ऐसा लगे तो आप गुरुद्वारे या मंदिर में जाओ, चमड़े की एक जूती पहन के जाओ, और किसी भी दिन लेना है, सैटरडे के दिन नहीं लेना। वहाँ पर जाके गुरुद्वारे के बाहर या मंदिर के बाहर, जहाँ पर भी रिलीजियस कोई भी प्लेस हो, बाहर उतारे जूते, अंदर गए,
जाके वहां पर प्रे करी परमात्मा को कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स तेरे को समर्पित करके जा रहा हूँ, अब तू देख क्या करना है, मैंने सब तेरे पे छोड़ा, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को तेरे पे भरोसा है। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। और बाहर आओ, वहाँ की थोड़ी साफ सफाई करो, सीढ़ियों की कर लो या दहलीज की कर लो, और वापस नंगे पैर आ जाना है, वो जूते वहीं छोड़ के आने, कोई भी ले जाए। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है ना कि शनि की आप जितना मर्जी बुरे कर्म भी किए होंगे वो भी कट जाते हैं इससे। दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी मैम। एंड लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को काफी इंपैक्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों ये था जबरदस्त इंसाइटफुल पॉडकास्ट ऑन वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, थोड़ा बहुत आपका रिस्ट वॉच एनालिसिस, मोबाइल फोन एनालिसिस एंड सो मेनी थिंग्स। हम में से हर एक आदमी अगर अमृत मैम से कनेक्ट करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे उनके फोन नंबर, उनकी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यू कैन कनेक्ट विद हर, यू कैन टेक योर गाइडेंस। उनके वेबिनार्स भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, उनके कुछ कोर्सेज भी हैं। यू टू कैन लर्न ऑल दीज काइंड ऑफ पावरफुल थिंग्स। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, पहले अपने जीवन में थोड़ी बहुत अप्लाई करें, पहले अपने जीवन में चीजों को सीखें, थोड़ा समझें, and see if the magic happens. Only if you believe, then definitely go for it. दोस्तों मैं एक ही चीज कहता हूं, मेरी जिंदगी में भी एक बुरा समय आया 2017-18 में, बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हुए, बहुत एक्सट्रीम हुए। उस समय मैंने ज्यादा तो नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट का थोड़ा सा सहारा लिया, थोड़ा सा नेम, सिग्नेचर, ये छोटी मोटी चीजें चेंज की, और उससे भी मुझे काफ़ी फायदा हुआ। मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ उसी से हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे मैंने जल्दी सुबह उठना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, मैं अपने और भी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाना मैंने शुरू किया, नई चीज़ें सीखना शुरू किया। वो सारी चीज़ें भी शायद हुई। अब या तो ये चीज़ चेंज करने से ये हुआ या ये चेंज करने से ये हुआ, आई डोंट नो कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, बट मैं ओवरऑल क्रेडिट दूँ तो सारी चीज़ें करके सब कुछ बदल जाता है। मैं कहता हूँ जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके प्रयत्न भी युद्ध स्तर पर होने चाहिए। जब आपकी जिंदगी में आप फ्लरिश करना चाहते हो तो ऐसा एक भी स्टोन अनटर्न्ड ना रखें जिसके कारण कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बाधा आ जाए। इसीलिए छोटे छोटे स्टोन जो अपसाइड डाउन पड़े हुए हैं उनको सीधा कर दीजिए, एंड उसके बाद चलते जाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।